होम्योपैथी है क्या? Homeopathy is a science. It's not an alternative science, first of all. This is an integrative approach. एलोपैथी और होम्योपैथी की जब बात आती है तो एलोपैथी लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी असर जो है वो थोड़ा देरी से दिखाती है और फिर लोग सोचते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। कोई किसी का एनिमी नहीं है, नंबर वन. इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर एंड इट इज़ द रिक्वायरमेंट एंड द चॉइस ऑफ द पेशेंट. होम्योपैथी और आयुर्वेदा सेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट सेम. They are not same, although approach towards the patient is the same. दोनों का एक ही मोटिव है, to heal. होम्योपैथी को लेकर कहा जाता है कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत लेट असर दिखाना शुरू करती हैं। ये ना बहुत ही कॉमन एक तो मिथ है कि होम्योपैथी विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स एंड व्हाट्सोएवर द मिथ इज. ऐसा कुछ नहीं. यूटीआई क्या है, कैसे हो जाता है, कैसे इसका प्रिवेंशन है और क्योर क्या होम्योपैथी में भी है? UTI इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. जनरली ये एक्यूट होते हैं बट सम फीमेल्स कैरी इट बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ द वेजाइनल पार्ट इज टू मच. मैम कैसे फिगर आउट करें, मतलब आपने बोला कि एक नॉटी चाइल्ड और ADHD चाइल्ड अलग अलग है, तो ये कैसे पता लगाएं कि ये बच्चा शैतान है वाकई में या फिर ADHD वाला? ADHD को टाइम लगेगा स्लो डाउन करने का. जो हाइपर एक्टिव है उसको थोड़ा सा डांटोगे, अगर वो स्लो डाउन नहीं कर रहा है ही विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब मुझे पढ़ना है बैठ के. एंड जब वो पढ़ेगा ना तो वो अटेंटिव होगा. वो अटेंशन डेफिसिट है. अच्छा, इम्यून सिस्टम को लेके मैम कहा जाता है, जो मैंने सुना है कि एलोपैथिक दवाइयों से ज़्यादा बेहतर जो इम्यूनिटी आपकी है वो होम्योपैथिक दवाइयों से होती है. नॉट बिकॉज आई एम अ होम्योपैथ सो आई वुड ऑलवेज से येस अबाउट होम्योपैथी. येस, होम्योपैथी को लेकर जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीठी गोलियां हैं और इनसे कुछ नहीं होगा. हेलो एंड वेलकम टू द अंजलि मुदगल शो. आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी होम्योपैथी को लेकर. होम्योपैथी आखिर है क्या? आपने जरूर होम्योपैथी के बारे में सुना होगा. कई बार होम्योपैथ डॉक्टर से आपने दवाइयां भी ली होंगी. होम्योपैथी कितना असरदार है? एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद में आखिर क्या फर्क है? कई बार ऐसा होता है कि लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद को एक समझ लेते हैं. इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में. मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर शैलजा. डॉक्टर शैलजा, आपका बहुत स्वागत है द अंजलि मुदगल शो में. थैंक यू सो मच अंजलि. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो. सबसे पहले मैम मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर होम्योपैथी है क्या? This is actually a very big question, a very vast question, I must say that. Homeopathy is a science. It's not an alternative science, first of all. This is an integrative approach. Integrative approach means a holistic approach. When we talk about, we take the patient as a whole, we talk about his or her physical health, emotional health, the spiritual health all together. So basically it is the individualization of the person. उसका individual case history लेना, उसके बारे में पूछना क्यों पेन्स हैं, क्यों सिम्टम्स हैं, दुख तकलीफ क्या है. सो मैं इसको थोड़ा सा केस के हिसाब से आपको बताती हूँ प्रिसाइजली. व्हाट इज होम्योपैथी? दिस केस विल एक्चुअली सॉल्व द क्वेरी. The other day a girl came to me, a girl aged somewhere 11 years. स्कूल में अचानक से बच्चा फेंट होता है. एक पेरेंट को कॉल जाता है कि आपकी बेटिया ना फेंट हो गई है. सो डेफिनेटली अ पेरेंट विल रश. स्कूल जाके क्या हुआ? चाइल्ड वॉज लाइंग इन द क्लिनिक ऑफ द स्कूल. तो जनरल सा एक नर्स ने कहा बच्चे का ना BP ड्रॉप हो गया था, सो हमने ना इसे ग्लूकॉन D वी हैव डिजॉल्व्ड एंड वी हैव गिवन, आप बाकी अपने डॉक्टर को दिखा लो. सो मुझे कॉल आता है कि हम लाना चाहते हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया. ये सेकंड टाइम हुआ है. पिछली बार ये अभी 2-3 दिन पहले घर पर फेंट हुई थी. ऐसा ठीक है, बच्चे को लाया गया. आई वॉज टॉकिंग टू द चाइल्ड वॉज वेरी क्वाइट. वी थॉट इट्स जनरल प्रैक्टिस. 11 साल की बच्ची है, अभी सुबह गिर गई है, BP ड्रॉप हुआ है. ये जनरल अप्रोच है, ये जनरल मेडिकल अप्रोच है. बट बीइंग अ होम्योपैथ ये जनरल अप्रोच तो नहीं है. I started taking the case, what happened, why happened, क्या हुआ है, कब से हो रहा है, पिछली बार जब गिरी तो क्या हुआ था, बच्चे का स्कूलिंग कैसा चल रहा है, कहीं कोई द थॉट बिहाइंड माई माइंड वॉज कोई बुली तो नहीं कर रहा,
द कंसेप्ट जो हम बच्चों को बचपन में बताते हैं, गुड टच बैड टच, ये वैसा तो कुछ नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बता नहीं रहा, बच्चा इतना साइलेंट क्यों है। वो शी वाज सिटिंग जैसे एक शेल में ऐसे इकट्ठे होके, ठीक है बीपी ड्रॉप हुआ है बट कॉन्फिडेंस इज पेरेंट साथ बैठा है, अच्छा साथ में ग्रैंड मदर भी थी। सो बच्चा इतना ज़्यादा चुप चुप क्यों है। डिटेल हिस्ट्री में गए, क्या हुआ था 1 महीना 15 दिन पहले, आई गॉट टू नो उसके फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है। सिंस देन द चाइल्ड इज नॉट वेल, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, शी डजंट वांट टू ईट द फूड शी लव्ड ईटिंग वंस। उसने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं अच्छी लग रही, मदर के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक शी यूज टू हैव इट एवरी मील। उसने खाना रिजेक्ट किया, मदर ने पूछा बाहर का कुछ खिला दे, बच्चा मना कर रहा है। सो द केस केम कि बच्चे को क्या, तो आई जस्ट टर्न्ड ऑफ टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड आई आस्क्ड, बेटा एक बात पूछूं, दुख है? सो इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन एंड हिंदी में, दुख है? एंड शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। सो एंड मदर, ग्रैंड मदर वाज सरप्राइज। सो आई सेड क्या दुख है? ये मुझे कहते हैं कि ये हर महीने होगा। सो नाउ दैट इट वाज अ क्विक लाफ्टर ऑल्सो, एक अजीब सा, बट कीपिंग द इन माइंड कि बच्चे के ब्रेन में ये तो ट्रॉमा ही है, उसके लिए ट्रॉमा है, हम लोगों के लिए वो नॉर्मल है। अब उस ट्रॉमा की वजह से अब आप इसे बीपी का लो कह दो, मेरे हिसाब से तो फिर शुगर भी लो कह दो और सारे न्यूट्रिएंट्स ही लो कह दो। चाइल्ड वाज नॉट एक्सेप्टिंग फूड सिंस फ्यू डेज। Now this is homeopathy. So what I have thought, what I first, as a homeopath, as a responsible psychologist, first of all was not the medicines. The point was बच्चे को समझाओ इस ये क्यों हो रहा है, क्या रेलेवेंस है इसके पीछे, होना चाहिए हर मंथ, आप इसे लेके परेशान मत हो, यहाँ से आप एक लड़की बने। जेंडर डिफरेंशिएट हुआ, अभी तक आप बच्चे थे बट अभी भी वो एज नहीं थी, वो माइंड स्टेटस नहीं था। बट शायद वो बच्ची अवेयर नहीं होगी उसके बारे में। आप ये सवाल भी पूछो। एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली, पीरियड्स इज अ टैबू। अरे बच्चे को पीरियड आके चुप कर जाओ, किसी को मत बोलो, उसे रूम में बिठाओ, उसे आस्क हर टू गिव हर अ वार्म बॉटल, गरम सेकाई दे दो। अरे उसे कुछ होते ही नहीं रहा, दादी क्या कह रही है, इसे जंपिंग नहीं करनी चाहिए। अरे इट्स सच, आज की डेट में भी घरों में ये टैबू है और बच्चे को क्या लग रहा है, मेरा तो सब कुछ रुक गया। दिस आस्क्ड मी टू स्टॉप प्लेइंग, वो मेरे भाई के साथ मुझे खेलने नहीं दे रहे थे। सी मेंटालिटी हियर, हाउ द चाइल्ड इज टेकिंग। अच्छा, ये आपने इसलिए समझा चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी, चूंकि होम्योपैथ के साथ साथ डॉक्टर शैलजा साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं चाहूँगी मैम आप अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएं। आपने कितना टाइम आपको हो गया इस फील्ड में, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आपने शुरुआत की? Yes, so I started my practice in 2006. So this is nearly my 20th year. So started my practicing. जैसे जैसे प्रैक्टिस करी मुझे ऐसे लगा कि ओनली होम्योपैथी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। सो केस स्टडी आ रही है बट लोग मैं ठीक नहीं कर पा रही थी। सो मेरा अप्रोच, मैं आए दिन ना फेलियर्स मिल रहे थे। अच्छा वो यंग एज था, ऐसे लग रहा था कि हो जाएगा, अभी तो चलो नया नया स्ट्रगल है। देयर केम पेशेंट्स, बिकॉज आई वॉज अ फीमेल, मुझे फीमेल क्लाइंट्स मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे ना मैं जैसे रिपीट हो रहा था केस, मुझे दर्द है, अरे मुझे फिर इस महीने दर्द है, द मेंस्ट्रुअल पेन्स। देन आई सेड आप मेडिसिन लो, रेस्ट किया करो, आप थोड़ा सा सेकाई किया करो। देन शी सेड कोई समझता नहीं है, कोई रेस्ट थोड़ी ना देगा, मुझे तो सुबह उठ के बच्चे को स्कूल भेजना ही है ना। दैट एक्चुअली स्टार्टेड क्लिकिंग मी कि वुमेन हेल्थ, एनी हेल्थ, आई मस्ट से एनी हेल्थ, साइकोलॉजी, द ब्रेन, उसको ब्रेन इज बिहाइंड द बॉडी एंड बॉडी इज बिहाइंड द ब्रेन, दिस इज ऑल वाइस वर्सा। There came a click in my mind, for practicing adequate and right homeopathy, मुझे जाना होगा psychology में। So after practicing good 4-5 years, I started doing my masters in this psychology. Parallel clinic तो हमेशा चलता रहा, लेकिन मुझे लगा कि साइकोलॉजी में और डेप्थ होना चाहिए। साइकोलॉजी में गई तो वहाँ एक ऑप्शन मिला काउंसलिंग या क्लिनिकल। मैंने काउंसलिंग चूज किया क्योंकि लेडीज, द पीपल सराउंडिंग मी, दे वर क्राइंग, हर केस रो रहा है,
हर केस बात कर रहा है, हर केस चाहता है यार। अच्छा, ये ज्यादा फीमेल्स वाला most likely females, teenagers, old age, males old age. I have seen them crying in my clinic. So tired of medicines, tired of doctor not speaking, doctor तो बात ही नहीं करता, tired of all that. So psychology, I took this counseling. I started every case with counseling first. Then I started reading minds, I started going through the mental symptoms, and then prescribing individualized homeopathy medicines. So then came the COVID, the pandemic. So question again, the reels. So reels ne mujhe patients they started coming to me and they said, diet क्या ले? Now diet एक common question तो शुरू से रहा, but इतना ज़्यादा important हो गया कि because they were cooking, all were at home and cooking their meals. Now nutrition was different level. So diet क्या ले? Diet charts, proteins, ये वो. So now was the need कि अब मुझे dietetics and nutrition करना था. Again spent 1 whole year in the study further, and I did my nutrition also. Today I try to give guidance, right guidance I must say, to every patient regarding the diet, keeping in mind the mind and the body as a whole. So just in few days I will be giving my next exam on mental retardation. I'll be getting this license from RCI. So helping those patients who cannot speak, who cannot express. So I want to understand them also. So ग्रेट, सो गुड टू हियर दैट मैम. एलोपैथी की भी बात कर लेते हैं मैम, क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी की जब बात आती है तो एलोपैथी लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी असर जो है वो थोड़ा देरी से दिखाती है, और फिर लोग सोचते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए क्योर में, तो एलोपैथी लोग इस वजह से ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो कई लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद को लेकर कंफ्यूज हैं. लोग समझते हैं कि होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों ही एक हैं. तो मैं चाहूंगी इन दोनों सवालों के अलग अलग आप जवाब दें. फर्स्ट, क्योंकि एलोपैथी पे आया, आई वुड रियली लव टू आंसर दैट बिकॉज after this Anushka Sharma's topic, the statement she gave on homeopathy, I think this is the talk of the town. So I must tell you, कोई किसी का enemy नहीं है, number one. कोई किसी का दुश्मन नहीं है. It is the need of an hour, and it is the requirement and the choice of the patient. I should definitely say that. When it comes to allopathy, for example, एक patient का accident हो गया, roadside accident है, appendicitis का पेन है, pancreatitis का पेन है, gall bladder stone है, कोई burn injuries हैं, I shouldn't be in the scene. Allopathy should be in the scene. That should be the first line of treatment, जो emergencies को, shock को control करेगा. अगर excessive bleeding हो रहा है तो finally allopathy ही control करेगा. मुझे I should not step in. I am a homeopath and I know my boundaries. But next is, once the patient is settled, let's take it 4 days, 5 days of maybe a hospital treatment. What after that? Patient was अंजलि, आप कभी सीढ़ियों से गिरे हो? थैंकफुली मैं नहीं. Okay, I'll tell you the experience of falling from the stairs. जब हम सीढ़ियों से गिरते हैं ना, कुछ होता है या नहीं होता, that's a secondary part. घबराहट होती है. हाँ, अगली बार ना जब सीढ़ी से उतर रहे होते हैं ना, एक डर लगता है. हाँ, मेरा पैर मैंने रिसेंट में 3-4 केसेस मैम सुने सीढ़ियों से गिरने की वजह से. एक तो मतलब यू वोंट बिलीव कि हार्ट अटैक आया और फिर उनकी डेथ हो गई. एक्चुअली तो उसके बाद मन में मेरे भी, जब मैं सीढ़ी उतर रही थी तो मेरे मन में भी डर था, घबराहट, राइट? सो घबराहट है. तो सेम किसी भी तरीके के एक्यूट आप पेन कह लो, एक्सीडेंट कह लो, बर्न कह लो, एनी काइंड ऑफ एक्यूट ट्रबल, उसके साथ प्लस घबराहट है. आई मस्ट से सम काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा है. नॉट एग्जैक्टली घबराहट इन ऑल केसेस, किसी में कुछ है. तो हर पेशेंट का लेने का तरीका अलग है. लाइक आई शुड टेल यू, आज सुबह एक पेशेंट आई, शी सेड मुझे ना एंडोस्कोपी प्रेफर करी गई थी. एंडोस्कोपी के समय एक मशीन मुंह में गई. दिस इज अ लेमन टर्म. हाँ, शी सेड पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा मुझे कुछ हो जाएगा. वो मुझे कर तो दी उन्होंने, लेकिन आफ्टर दैट वो 2 घंटे का प्रोसीजर था, बट आई वॉज हॉस्पिटलाइज दैट डे.
एक्यूट डायरिया, मुझे बड़े बड़े डाइपर्स पहनाए गए, स्टूल्स रुक ही नहीं रहे हैं, एंड मेरी ना पैल्पिटेशंस, मुझे घबराहट हो रही थी, एंड मुझे लग रहा था मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ हो जाएगा। एंड मैं सिर्फ वो एंडोस्कोपी कराने गई थी बिकॉज आई हैव सर्टन गैस्ट्रिक सिम्टम्स। मेरे एक जनरल फिजिशियन ने कहा था आप एंडोस्कोपी करा लो। मुझे क्या पता था ये नई प्रॉब्लम आ जाएगी घबराहट की। सो नाउ endoscopy is a allopathic way. Yes, it is one of the ways to maybe diagnose a disease, but what about the effects? So वहाँ पर let homeopathy rebuild the system. So after the allopathic intervention, we as an integrative healer, we should step in. Patients should come, I should not say should, but they should consider at least कि मैं अपने ये बचे हुए सिस्टम, अपने आप को रीबिल्ड, रिकवर करने के लिए एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैन एक्चुअली हेल्प। और वो अनुष्का शर्मा वाला जो स्टेटमेंट था उस पे हमारी बात पूरी नहीं हुई। दैट वाज अ स्टेटमेंट दैट होम्योपैथी इज हेल्पिंग मी इन सम वेज। आई डोंट नो एग्जैक्टली, शी सेड समथिंग कि होम्योपैथी इज हेल्पिंग हर। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? What's wrong in that? हर कोई बचपन में होम्योपैथी की मीठी गोलियां खाता ही है। So I must say हर पेरेंट कभी ना कभी चूज करता है कि मैं हार्श मेडिसिन ना दूं, कि थोड़ा बहुत कुछ है, लेट मी जेंटल वार्म ट्रीटमेंट्स की तरफ ले जाएं। नॉट ओनली किड्स, हम आज खुद भी हम लोग चाहते हैं हर चीज के लिए वाई टू पॉप अ पिल, सम काइंड ऑफ मेडिसिन। तो अगर इफ शी इज जस्ट स्टेटेड अ स्टेटमेंट, वाई इज सच अ कॉन्ट्रोवर्सी? डेफिनेटली आज उसे उतना शायद कुछ नहीं होगा कि आज उसे एलोपैथी को जाने की जरूरत है, होगा तो शी विल गो। अगर वो एक जेंटल ट्रीटमेंट से अगर उसकी बॉडी अच्छी चल रही है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट एंड व्हाट्स रॉन्ग इन द माइंडसेट। आई रियली डोंट नो। सो अगेन इट्स अ चॉइस। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आयुर्वेदा। हाँ जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेदा सेम है। First of all, they are not same, and although approach towards the patient is the same, दोनों का एक ही motive है to heal. Okay, so आयुर्वेदा पे अगर मैं फर्स्ट उसी के लिए बात करूंगी तो आयुर्वेदा इज लाइक बैलेंसिंग ऑफ द 3 दोषाज, वात, पित्त एंड कफ, plus always the lifestyle correction, and I think that's the best thing. But it has certain things like बहुत सारी loads of medicines हैं, herbs हैं। अच्छा, sometimes patient ले पा रहा है और sometimes वो शायद ले नहीं पा रहा because कुछ उसमें से herbs गर्म हैं, जिनकी तासीर गर्म है, patient उसको पचा नहीं पा रहा है। So on that scale, just on that scale, again it's a choice. अगर आयुर्वेदा जड़ी बूटी एब्सोल्युटली नेचुरल, हाँ, और उनका अगेन मोटिव इज ऑलवेज टू क्योर, टू हील। सो होलिस्टिक अप्रोच है उनकी भी, क्योंकि उनकी होलिस्टिक अप्रोच में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, योगाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सो दे ऑल इंक्लूड दैट। तो अगेन द अप्रोच इज द सेम। व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, दे आर नॉट सेम बिकॉज थ्योरीज, फिलोसफीज, कंसेप्ट्स लिटिल डिफरेंट है। हम लोग बल्क ऑफ मेडिसिन ना देके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं टू वर्क अपॉन, रीबिल्ड अपॉन देमसेल्व्स, अपने आप को, अपना इम्यून सिस्टम ठीक। अच्छा, इम्यून सिस्टम को लेके मैम कहा जाता है, जो मैंने सुना है कि एलोपैथिक दवाइयों से ज़्यादा बेहतर जो इम्यूनिटी आपकी है वो होम्योपैथिक दवाइयों से होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं। Not because I'm a homeopath, so I would always say yes about homeopathy. Yes, because allopathy is like fever हो गया तो fever की medicine खा लो। अब वो fever हो गया, क्यों हो गया, they will figure out. वो उसका भी antibiotics, anti-allergics, I've seen lot of prescriptions वो देंगे, and that's important. Acute cases के लिए again they are important. But when it comes to वो बच्चा जो हर 20 दिन में antibiotic खा रहा है, what about that? वो बड़ा जो हर हफ्ते उसको साइनस का अटैक है, या वो आई हैव दिस पर्सन, दिस बॉय 22 years of age, वो रोज मॉर्निंग उठता है एंड द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द रूम ही स्टार्ट स्नीजिंग एंड फॉलोड बाय स्नीजिंग देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूकस। इतना सारा एलोपैथी लाइफ लॉन्ग, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इतना ट्रीटमेंट्स, इतना सब कुछ लेने के बाद भी if the child is still sneezing, still he is having cough,
अभी वो डे बाय डे वीक हो रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस, उसका कॉग्निशन, उसका ब्रेन का पावर भी डल हो रहा है, कितनी एंटी एलर्जिक्स खा लेंगे और कब तक खा लेंगे? एंड द क्वेश्चन वाज कब तक मैं स्टीम लूंगा? तो इसका इलाज होम्योपैथी में है? होम्योपैथी में है बिकॉज वी बूस्ट द इम्यून सिस्टम. सी व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज you have seen a war, huh? Must in movies definitely, huh? So a war is between two soldiers, two side of soldiers, and there is always an enemy opposite us. The enemy, let's for example, enemy is certain viruses, bacterias. So ये हमारा immune system है. एक कुछ भी वायरस बॉडी में आया, दे स्टार्ट फाइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़े गार्गल्स कर लो, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, काइंड ऑफ. ये जनरली हमारे घरों में आप ना केला मत लो, दूध मत लो, ये सब बोला जाता है. लेट द इम्यून सिस्टम क्वाइट. वी वेट फॉर अ डे, फॉर अ 2, जब तक हमें लगता है ना कि नाउ इज द इमरजेंसी, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब तक वो इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है. अब बोथ साइड के सोल्जर्स तो मरेंगे ही ना. सो कुछ सोल्जर्स उनके मरे और हमारे ज़्यादा बड़े मरे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अटैक्ड था, अनप्लैंड अटैक था. सो वो स्ट्रॉन्ग था, सो उसने मारा. द म्यूकस इज द एंड रिजल्ट, द डेड सोल्जर्स. सो व्हाट वी डू इज, हम उस इम्यून सिस्टम को एक लाइटेस्ट डाइल्यूटेड डोजेस देते हैं कि वी आर नाउ अ आर्मी बिहाइंड यू, स्टार्ट राइजिंग एंड फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. सो वी डू लाइक दैट. अच्छा मैम, होम्योपैथी को लेकर कहा जाता है कि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो बहुत लेट असर दिखाना शुरू करती हैं. मतलब अगर कोई, जैसे इम्यूनिटी की आपने बात की, अगर हम आज से किसी को होम्योपैथिक दवाई देना शुरू कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो कितने दिन बाद उसका असर जाके दिखाएगा वो? ये ना बहुत ही कॉमन एक तो मिथ है कि होम्योपैथी विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स एंड व्हाट्सोएवर द मिथ इज. ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे तो कोल्ड कफ के प्रॉब्लम्स में 5 days का तो आपको एंटीबायोटिक का भी ट्रीटमेंट मिलता है. सो व्हाई नॉट गिव 5 days टू होम्योपैथी? इट्स जस्ट दैट सिंपल. उतना ही टाइम लगेगा. अगर कोई एक्यूट डे टू डे लाइफ के इन्फेक्शंस हैं, उतना ही ऑलमोस्ट टाइम लगेगा. आई विल टेल यू few cases, few almost similar cases. बच्चे को स्कूल में मे बी सम काइंड ऑफ स्टमक एक, मे बी अ स्मॉल वॉमिटिंग, इंडाइजेशन जैसा कुछ हुआ. स्कूल से डेफिनेटली फ़ोन आया, पेरेंट रश्ड एंड पेरेंट डायरेक्टली केम टू माई क्लिनिक. बच्चा स्कूल ड्रेस में ही है, सीधा ही स्कूल से आया कि मेडिसिन लेंगे, घर जाएगा बच्चा एंड ही विल रेस्ट. बच्चा आया, बच्चे को एग्जामिन किया, चेक किया एंड मेडिसिन दे के भेजा. नेक्स्ट डे बच्चा तो स्कूल गया था. सो व्हाट, यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है कि होम्योपैथी इज़ नॉट वर्किंग. आप जितनी जल्दी सिम्टम आता है उतनी जल्दी अगर लेकर आते हैं, सो डेफिनेटली. अच्छा, जैसे आपने बोला कि एक मिथ है कि बहुत देरी से होम्योपैथिक दवाइयां असर दिखाती हैं. एक बात मैम ये भी कही जाती है कि लेट असर होता है, और दूसरी चीज फिर होम्योपैथी को लेकर ये भी बोलते हैं कि असर तो देरी से है ही, लेकिन क्या होम्योपैथी किसी भी बीमारी का क्योर है पूरी तरह, या सिर्फ हम रोकथाम कर सकते हैं? सिर्फ प्रिवेंशन है या क्योर है? पहले तो टेल मी वन थिंग. अगर आप मेरे पास 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, वॉटएवर पुराना कोई डिजीज़ लेकर आते हो, लेट्स से कुछ भी क्रॉनिक आर्थराइटिस, सोरियासिस, जिनके फ्लेयर अप्स होते हैं, सीजनल फ्लेयर अप्स हैं, वो आते हैं. हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री लो, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइल्स आ रही हैं. उन फाइल्स में लॉन्ग स्टैंडिंग, आजकल तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे तो स्टेरॉइड्स बहुत ही कॉमन मिल रहे हैं. इतना मेडिकेशन आ रहा है. वो भी तो पेशेंट 8-10 सालों से दवाइयाँ खा ही रहे हैं. फ्लेयर अप्स आ रहे हैं, उनको खाना पड़ेगा. फ्लेयर अप्स में तो ज़्यादा डोजेस खानी पड़ेंगी, मेंटेन करने के लिए भी खाना पड़ेगा. डिजीजेस लाइक ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कुछ भी कह लो आप, देर आर मैनी इन द लिस्ट. सो व्हेन पेशेंट्स कम टू अस, हम ओवरनाइट नहीं फ़र्क कर सकते. हम टेपर ऑफ भी करा सकते हैं, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगेन केस हिस्ट्री, होलिस्टिक अप्रोच, हम उस पर फोकस करेंगे. हम ना एक्चुअली डिजीज़ के कोर पे जाएंगे, हम उसके रीज़न पूछेंगे. आपको ऑटो इम्यूनिटी हुआ, अपना इम्यून सिस्टम हम रेज कर रहे थे, हमारा कंसेप्ट था हम अपने इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी पे काम करेंगे.
बट हमें केस मिलता है अपना ही इम्यून सिस्टम हमें मार रहा है. सो उसके लिए टाइम तो लगेगा, बट इस 20 years की जर्नी में मैंने क्योर देखा है. क्योर मीन्स नॉट ओनली क्योर फ्रॉम द सिम्टम्स, क्योर फ्रॉम द वो जो डर है ना कि अरे ये तो बारिशें आने वाली हैं या ये सर्दियाँ आने वाली हैं, मुझे फिर बहुत जॉइंट पेन होगा. क्योर का मतलब क्या मैं कभी वैष्णो देवी की चढ़ाई कर पाऊंगी? द क्वेश्चन फ्रॉम अ रियल टाइम आर्थराइटिस पेशेंट वाज, मैं कभी जा पाऊंगी? बिकॉज जाना मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा, बट वो वेदर, क्या मैं जा पाऊंगी? Yes, I have seen them. I have seen them, and I have successfully, happily closed the cases, and I'm really happy कि I am into this path. मैम अच्छा 20 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, अलग अलग केसेस आप देखती हैं, अभी तक सबसे चैलेंजिंग केस आपके पास कौन सा आया है जिसको आपने होम्योपैथी से ठीक किया? देखो, चैलेंजेस तो चैलेंजेस ही रहे. मतलब ऐसे रहे कि पेशेंट्स मेरे पास, जिनको मैंने सो कॉल्ड ये कम्युनिकेट किया कि आप मेरे पास डिसअपॉइंटेड पेशेंट्स आते हो. डिसअपॉइंटेड इज इन द वे कि मैं इतना ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या मैं ठीक होऊंगी? सो चैलेंजेस वर लाइक, पेशेंट ने कहा आप हमारा आखिरी स्टॉप हो, देख लो फ़र्क पड़ेगा नहीं तो हम कितने डॉक्टर्स के पास जाएं. चैलेंजेस ऐसे भी रहे. मुझे लगता है चैलेंजेस डिजीज़ ओरिएंटेड कम और इमोशनल ज़्यादा रहे इस पूरी जर्नी में. डेज वर लाइक बहुत टायरिंग रहे, जब लोगों ने आके हेल्पलेस बताया. रिपोर्ट्स को देख के मैं कई बार बहुत हेल्पलेस हुई कि मैं इन्हें बता पाऊँगी कि ये कभी भी ठीक नहीं होंगे. आई थिंक ये चैलेंजेस ज़्यादा बड़े हैं. इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंज क्या था? पेशेंट आया, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेट्स से. हाँ, समटाइम्स पेशेंट्स आके बोलेंगे हम लास्ट टाइम आए थे, फ़र्क नहीं है. तो पेशेंट तो क्या, हमारे माइंड में वो बात रह जाती है कि फ़र्क नहीं गया. विल ओपन द केस वंस अगेन, विल स्टडी इट इन डेप्थ, विल फिगर आउट कि मैं कहाँ पे कुछ रह गया, कुछ तो रह गया. शायद मेरे कम्युनिकेशन में गैप रह गया, मैं कोई मेडिसिनल गैप रह गया, मे बी मैं कोई सप्लीमेंट देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया. सो द होमवर्क डन देयर. तो मैं नेक्स्ट टाइम उस पेशेंट को और ज़्यादा, या मैं उनको कॉल करके भी कहूँगी कि प्लीज़ विजिट मी अगैन, आई हैव मिस समथिंग. चैलेंज ये डॉक्टर के लिए नहीं होता है. Challenge is more emotional. Challenge is saying no to a patient. No, this cannot be done. Challenges मेरी लाइफ में वैसे बहुत रहे. I have this challenge today कि मैं उसको कैसे बोलूँ कि you will not be able to get married ever. So वैसे challenges रहे. Challenges रहे जब patient को hope थी और मैंने वो hope तोड़ी. So that day was a challenge. So this is the other side of the story. सो येस, चैलेंजेस रहे, बहुत रहे, बड़े बड़े केसेस में रहे. अभी मेरा एक लेटली सॉल्व्ड अ बिगेस्ट चैलेंज अगेन, अगर मैं पेशेंट व्यू से बताऊँ, दिस लेडी लॉस्ट हर वॉइस इन 2021 ड्यू टू लॉस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, 3 of them, एंड दैट वॉज अ सडन लॉस ऑफ वॉइस. एंड ग्रेजुअली दे वेंट टू अ न्यूरोलॉजिस्ट. उन्होंने कुछ मेडिकेशंस दी. अब मेडिकेशंस ना नंब करता है सिस्टम को. कॉग्निशन, आपको पता नहीं है आपने कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है. सो ग्रेजुअली आफ्टर सो मेनी ईयर्स कॉग्निशन, नमनेस बढ़ती चली गई. सो अभी वो खाना भी खुद से नहीं खा रही है. शी इज़ फोर्सफुली फेड. उसको यूरिन और स्टूल के लिए उसको देखना पड़ता है कि नाउ इज़ द टाइम, या उसका एक अलार्म सिस्टम सेट हो रहा है. दिस लेडी इज़ अबव 60. So the case came to me good 2.5 months back, and Saturday she was talking to me, and I asked the husband, क्या ये इनकी ओरिजिनल आवाज़ है? So he said yes, यही इनकी ओरिजिनल आवाज़ है. Although अभी sentences आए हैं short. हम बहुत जल्दी आने वाले मे बी 10 days में she will be talking as a normal individual. And we have long left medicines, allopathy हमने कहीं छोड़ दिया है. We are only on homeopathy, and she was very happy. And the grandchild in this case, he said,
आपको पता है डॉक्टर, द अदर डे ही जस्ट केम फॉर हिज रेगुलर चेकअप, ही इज़ अ 9 years old सन, ग्रैंड चाइल्ड. ही सेड आपको पता है मेरी दादी बातें कर रही है. He has heard his दादी for the first time. So he said वो बोलती है, वो बातें करती हैं. And that was a big win. So It's a big win for you. It's a big win, and I told him कि आपको पता है आप मेडिसिन हो दादी की. So he said मैं कैसे? मैंने कहा आप बातें करो, she will talk more. So this is a big win. इस तरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं और आपके जैसे डॉक्टर्स भी मैम कम हैं. जो आजकल हम डॉक्टर्स को भी देखते हैं मैम, बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं पेशेंट्स को उस तरह से. बीमारियों के बारे में मैम मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि शुगर है ना, बीपी और बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो गया. एक छोटे बच्चे को भी मैं देखती हूँ आजकल शुगर हो गया है. और अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है. तो क्या ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बीपी और शुगर की, क्या ये भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती हैं? मैं ठीक हो सकती हैं से पहले मैं मैनेज करने की बात करूँगी. मैं उनके पीछे रीजंस की जानने की बात करूँगी. मैं आपको ना एक बताती हूँ. जैसे ब्लड प्रेशर के पीछे ना लॉन्ग इंड्यूस सप्रेस्ड एंगर बहुत कॉमन मिलता है. मतलब वो अपना गुस्सा, द पर्सन ही और शी गुस्सा ना वो निकाल नहीं पा रहा है. लाइक अंदर ही अंदर इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, बी इट जॉब, बी इट डेली लाइफस्टाइल, I think be it the partner, कि why is she speaking so much या why he is speaking so much, why is he or she more demanding. ये जो अंदर ही अंदर suppressions है ना, what I have seen today is ये arise कर रही है ये lifestyle diseases को. जैसे thyroid, why in only females more and why after marriage more. The Indian lifestyles, the Indian हमारे जो home setups है ना, आई मस्ट टेल यू, आज शादी हुई है, आज वो लड़की थी, मॉर्निंग में वो लड़की थी और आज रात को शादी होनी है, एंड कल वो एक औरत है. दिस इज द इंडियन लाइफ होम सेटअप्स. नाउ वो कल से शी इज अ वुमन, लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स. ऐसा नहीं है मेल्स आर नॉट एडजस्टिंग, दे आर एडजस्टिंग, बट लीविंग अ फैमिली बिहाइंड, it might be a burden for few. It is an equivalent happiness, but actually में ना ये arise करती है क्योंकि वो बता नहीं पा रही है. मेरे पास मोस्ट कॉमनली फीमेल्स ऐसे थायराइड की जो हिस्ट्रीज आती हैं. हमारा मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, बट क्या करूँ, सारे बच्चे देख रहे हैं, मदर इन लॉ सिक हैं, तो मैं क्या करती, उठ के बनाया, बट ना हिम्मत नहीं थी ना. ये ना एक दिन तो हो गया, 2 दिन हो गया, बट अगर ये डेली लाइफ में है तो थायराइड जैसी ट्रबल्स, फाइब्रॉइड्स, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इन एलोपैथी, दे से एंडोमेट्रियोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. एंडोमेट्रियोसिस के पीछे एक छोटा सा बात है, 1 घंटे का केस टेकिंग है, इतना कुछ निकल के आता है. वाई यू डेवलप्ड सो मच ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. सो लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे अगर हमें एग्जैक्ट केस मिलता है, yes, I must say management first and gradually we can take over. ये तो मैम लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ समस्याएं हो गई. कुछ गंभीर बीमारियां भी मैम होती हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलती हैं. तो क्या होम्योपैथी में गंभीर बीमारियों का भी इलाज है? सी गंभीर बीमारियां एज इन दे हैव कैटेगरीज. गंभीर में भी 2 होंगी, एक्यूट और क्रॉनिक. अगर एक्यूट गंभीर बीमारी गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या कैंसर है लास्ट स्टेज, वी शुड नॉट स्टेप इन. वही गंभीर बीमारी अगर क्रॉनिक है लाइक ऑटो इम्यून डिजीज, वी आर हेयर टू हेल्प यू. सो गंभीर बीमारियों में इलाज है, आई मस्ट से इलाज है. द वे इज एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट फ्रॉम द पेशेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ऑफ कोर्स देर आर सर्टन मतलब पर्सन, मुझे लगता है ऐसी के गंभीर बीमारियों में, जहाँ हम क्रॉनिक गंभीर में पेशेंट के साथ ना हमारी एक सिस्टम बनता है, उनसे केस टेकिंग, उनको समझाया जाता है. अगर नीड होती है तो हम सेशंस तक करते हैं, बिहेवियरल सेशंस, कि जैसे
जनरली एज्ड वुमेन कहेंगी अब हम थोड़ी ना बदल सकते हैं, हाँ, सो उनको समझाया जाता है कि नीड ऑफ एन आवर क्या है। सो वहाँ हाँ क्रॉनिक गंभीर बीमारियाँ होम्योपैथी कर सकता है। मेजरली जो गंभीर क्रॉनिक में आती हैं वो आर्थराइटिस आता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी आता है, योर वेरिकोज वेन्स हैं, ये जिनको आप ऑपरेशन की तरफ पेशेंट जाता है, सर्जरी की तरफ, बट दे अगर प्रॉपर केस टेकिंग हो, प्रॉपर वे से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, वी कैन डू इट विद होम्योपैथी। होम्योपैथी पर हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर शैलजा से। मैम अब मैं चाहूंगी हम थोड़ा साइकोलॉजी पर आएं, क्योंकि साइकोलॉजी में भी आप मास्टर्स हैं और जो बिहेवियरल आप बता रही हैं कि चेंजेस होते हैं और काउंसलिंग आप करती हैं। एक बच्चों में मैम आजकल बहुत ज्यादा ये टर्म सुनने को मिलता है, ऑटिज्म, ADHD, मतलब शायद ही मैंने कभी बचपन में, मतलब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने अपने बचपन में ये सब वर्ड्स नहीं सुने, लेकिन ये नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं और ये भी देखा जाता है कि बहुत कॉमन हो गया। हर 5वें 6ठे बच्चे को डॉक्टर्स बोल देते हैं एलोपैथी में ऑटिज्म है, ADHD है। क्या है मैम ये? अंजलि देखो, आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 2006 एंड दिस इज 26। इट इज़ लाइक अ डिजिटल एरा एंड मैं थी प्री डिजिटल एरा में। ओके, कोई भी गूगल नहीं था, कोई भी इंटरनेट नहीं था उस समय। हाँ, वी यूज टू सेंड मेल्स अगर बहुत नीड है। सो द सिचुएशन वॉज नॉट दिस। बट क्या हमने पढ़ाई नहीं करी? हमने तब भी पढ़ा था, तब भी पेशेंट्स हुआ करते थे, सब कुछ था। लेकिन आजकल बिकॉज डिजिटल है सब कुछ टू मच टॉक्ड अबाउट है। कोई एक बात होती है एंड पेशेंट स्टार्ट सर्चिंग द सिम्टम्स एंड द थिंग्स, एंड नॉर्मल से ज़्यादा एजुकेशन है आजकल। सो ऑटिज्म तब भी था, ADHD तब भी था, बट उस समय का जो ADHD था ना, दैट वॉज अ नॉटी चाइल्ड, हाँ, दैट वॉज अ लेजी चाइल्ड, दैट वॉज अ चाइल्ड मम्मी की बात नहीं सुनता, दैट वॉज अ चाइल्ड पेरेंट्स यूज टू ब्रिंग टू अस। हम उसे देखते थे, हमारे को पता होता था दिस इज एन ADHD या दिस इज अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड या दिस इज अ नॉटी चाइल्ड। देखो इन सब में डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, तब भी था। बट येस, मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिजिटलाइजेशन ऑफ द थिंग्स, आज का बच्चा, पहले तो मैं प्री नेटल की बात करूँगी, द मदर, आज की मदर उतनी वेल ईटिंग हैबिट्स में नहीं है। आज की मदर आउटसाइड फूड खा रही है। पहले तो वो मदर लेट स्टेजेस पे बन रही है, सो फिर वो आउटसाइड फूड खा रही है, वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर रही है, जो एक होमवर्क होता है। द प्री नेटल पार्ट, बिफोर द नेटल पार्ट कम्स, शी इज नॉट टेकिंग दैट, देन द नेटल वन arrives and the mother and most of the females, and it's very good, females are working, भाग रही हैं, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, स्ट्रेस है, इमोशनल कॉम्पिटेंस इतना ज़्यादा है, वर्क प्लेस पे है, घर पर है, सर्वाइवल है, बाहर घर मैनेज करना, एंड mothers who are at home, they also have all this kind of anxieties. This is what's happening is neurodevelopmental disorders हैं ये. So हो क्या रहा है, डेवलपमेंट में कुछ वायरिंग ऊपर नीचे हो रही है, डिजीज नहीं हो रहा है. ADHD, I must not say it's a disease, it's just a developmental disorder, neurodevelopmental. या जो ADHD बच्चा है ना, वो हाइपर एक्टिव है. उसका क्या है, वो उसके जो इम्पल्सिव है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. पहले यही वाला बच्चा प्री डिजिटल में नॉटी बच्चा कहा जाता था, मेरी बात नहीं सुनता. लेकिन अब इन दो बच्चों में भी डिफरेंस है. व्हेन आई टॉक अबाउट अ नॉटी चाइल्ड एंड ADHD चाइल्ड, नॉटी चाइल्ड इज अ चाइल्ड जो क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा है, फुल ऑन एनर्जी, भाग रहा है, एंड द अदर मोमेंट ही इज आस्क्ड टू कम बैक होम. मम्मा ने डांटा, चलो घर. द चाइल्ड कम्स बैक होम, आके उसने पानी वानी पिया, चेंज किया, एंड मदर सेड सिट एंड डू योर होमवर्क. द चाइल्ड इज सिटिंग एंड डूइंग हिज होमवर्क. ओके, वो इम्पल्स नहीं है. यही वो ADHD बच्चा जब खेल के आएगा, वो हाथ ही नहीं आएगा. उसको पानी पिलाना भी एक टास्क है, चेंज कराना एक टास्क है. उसके इम्पल्सेस वो उसके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. वो आई मस्ट टेल यू, एक एग्जाम्पल है, इंजन. हाँ,
इंजन को हमने स्टार्ट किया, देर आर सर्टन कार्स जिनके इंजन आर लाइक एकदम से पिकअप कर लेते हैं। अब उस पिकअप का तो हुआ, स्पीड भी बढ़ गई, एक्सेलरेट हो गया, उसे स्टॉप करने के लिए अगर मैं एक बेयर मिनिमम छोटी कार का अगर ब्रेक लगाऊंगी, सो डिफिकल्ट है टू स्टॉप दैट स्पीड। उतनी एक्सेलरेटेड हाई इंजन का जो पावर है उसको वैसी ही तो ब्रेक भी चाहिए। सो वो जो इम्पल्स है ना, उसको वो ब्रेक नहीं मिल रहा है। सो ADHD पहले भी था, बट पहले क्या था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। आज का बच्चा घर आके रील्स देख रहा है, एंडलेस स्क्रॉलिंग है, करता जा रहा है, वो घर आते ही टीवी देख रहा है। अच्छा, टीवी में हमको ना कुछ सीरियल्स, कुछ इनके जो भी चिल्ड्रन यूज टू सी, ये सब ना मार, गुस्सा, लड़ाई, उसके इम्पल्सेस कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। आई बिलीव कि बच्चे को घर आके शांत कराने के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, वंस द ADHD चाइल्ड इज कमिंग बैक, लाइट शुड बी येलो। हाँ, घर का एटमॉस्फेयर लिटिल पीसफुल, घर पे उसके लिए स्लो डाउन करने के लिए कोई एक्टिविटी। वो हाई एक्टिविटी से घर आया था, ऑलरेडी अटेंशन डेफिसिट चाइल्ड, उसके इम्पल्सेस को पहले ग्रेजुअली कम करो एंड देन वो शांत हो जाएगा। एक के बाद एक स्टेप डाउन करना होगा। ADHD स्टेप डाउन नहीं होगा। सो देयर वर चिल्ड्रन, देयर आर चिल्ड्रन। तो मैम, इस तरह के बच्चे क्या काउंसलिंग वगैरह से ठीक होते हैं, या इसमें होम्योपैथी की या एलोपैथी की कोई दवाई असर कर सकती है? काउंसलिंग तो उनकी होगी ना जो बैठ के बात करेंगे। सो इसमें क्या रहता है, हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे जाते हैं। हम पहले ना अगर मैं बच्चों जो चाइल्ड ADHD है, बच्चों के केसेस में मैं पेरेंट्स को स्पेशली बोलूँगी कि हम ना एक काइंड ऑफ मोनोटोनस रूटीन, जिसमें वो डलेगा नहीं, लेकिन हम बना के रख रहे हैं। लाइक हम अगर दोपहर को 2 बजे लंच करेंगे तो हमको 2 ही बजे लंच करना है। 5 PM इज़ फॉर मिल्क, 5 PM इज़ फॉर मिल्क, 7 o'clock is from coming back from park, it is the time। हमें ना मोनोटोनस रूटीन सेट करना होगा एंड ग्रेजुअली बिहेवियर मॉडिफिकेशन से हम उस बच्चे को उसमें इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, ये बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रेन से वायर्ड हो जाएगा कि घर जाके तो यही होने वाला है। ऑल्दो वो घर आने के लिए बहुत जिद करेगा, ऑल्दो उसको घर लाके स्लो डाउन करना विल बी अ टास्क, बट जब उसे पता होगा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, बच्चे को पता होगा दिस इज द रूटीन एंड आई डोंट हैव एन एस्केप। नाउ दिस, आज ये स्ट्रिक्ट रूल लगेगा, बट फ्यूचर इज वंडरफुल। ये बच्चे डिसिप्लिन बच्चों में बनते हैं। एक ना आई शुड एड ऑन हेयर, ADHD ना इनके पास ना स्पार्क है। ये ना नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, ये मैं स्पेशल चाइल्ड की तरफ नहीं जा रही, मैं ये नॉर्मल नहीं है। अगर इनको इनके इंटरेस्ट का कुछ मिल गया तो आई मस्ट से ये वंडर्स कर जाते हैं। जो इंटरेस्ट जो उनको ड्राइव करेगा, जैसे अगर इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, इट कुड बी मेकिंग अ लेगो। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन अ ADHD चाइल्ड sitting and making Lego for continuous hours, and the family was not convinced that this is ADHD. I really have to go and think back कि क्या ये ADHD था, बट जब मैंने उसकी और एक्टिविटीज़ को देखा, हम जनरली ऐसे केसेस में ना घर के फैमिली मेम्बर्स। मैम, कैसे फिगर आउट करें? मतलब आपने बोला कि एक नॉटी चाइल्ड और ADHD चाइल्ड अलग अलग है, तो ये कैसे पता लगाएं कि बच्चा शैतान है वाकई में या फिर ADHD वाला? ADHD को टाइम लगेगा स्लो डाउन करने का। जो हाइपर एक्टिव है उसको थोड़ा सा डांटोगे, अगर वो स्लो डाउन नहीं कर रहा है, ही विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब मुझे पढ़ना है बैठ के। एंड जब वो पढ़ेगा ना तो वो अटेंटिव होगा, वो अटेंशन डेफिसिट है, वो अपने टॉपिक पे नहीं रहेगा। अब हाइपर एक्टिव, अब वही 2 बच्चे, लेट्स टेक क्लासरूम सिचुएशन में, हम घर की बात नहीं करते। ADHD का बच्चा उठेगा, आई हैव दिस चाइल्ड हाँ इन द क्लिनिक, ये क्लास में उठता है, क्लास चल रही है, टीचर इज टीचिंग, वो उठा, कोई मतलब नहीं है परमिशन, क्योंकि उसके इम्पल्सेस उसको बैठने नहीं दे रहे। ही जस्ट गॉट अप, ही लेफ्ट द क्लास। परमिशन तो छोड़ो, क्योंकि जो इम्पल्स है ना वो कह रही है बाहर जा, बैठा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा, टॉपिक पे
कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सो बच्चा उठा एंड ही जस्ट वेंट अवे। टीचर उसकी तरफ देख रही है एंड ये हाइपर एक्टिव चाइल्ड क्लास में आगे पीछे वालों को दुखी करेगा, तंग करेगा, वो उसे छेड़ेगा, लेकिन टीचर कहेगी डोंट डू दैट, चाइल्ड विल सिट, चाइल्ड विल स्टडी, चाइल्ड विल नॉट गेट अप। सो इम्पल्सेस हैं, तो बच्चा हाइपर एक्टिव नॉटी बच्चा इज अ नॉटी चाइल्ड, बट ADHD किस इम्पल्सेस को देखना पड़ेगा। एंड व्हाट आई बिलीव इज स्कूल सेटअप्स में भी इनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज होती हैं, आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, दे शुड हेल्प, दे शुड गाइड द पेरेंट्स कि ये प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर क्वेश्चन वाज कैसे फिगर आउट करें, एक्चुअली ये ना बहुत ही टीडियस है, इसमें पेरेंट्स का जॉब ज़्यादा प्राइमरी फोकस रखता है, क्योंकि पेरेंट्स बताएंगे अच्छा वो इतने बजे वहाँ बैठा था, वो इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ रहा था या कोई भी एक्टिविटी कर रहा था, तो इंजॉयबल सिचुएशन को देखकर उस बच्चे को फिर उसी एक्टिविटी में फ्यूचर के लिए हम बोला जाता है। बट कीपिंग इन माइंड अगेन द मोनोटोनस रूटीन, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एंड देयर आर सर्टन मेडिसिन्स इन होम्योपैथी। अच्छा, हियर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ADHD को हमें एलोपैथी मेडिसिन्स, क्योंकि कई पेरेंट्स लेके गए ना, हुआ क्या, कॉग्निटिव पार्ट उसका कम हुआ, रियलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। मदर ने कहा बच्चा तो सो रहा है जब से मैंने ये मेडिसिन दी, मेरे को ऐसी भी कुछ नहीं देना था कि मेरा बच्चा तो सो रहा है तो फिर ये स्कूल कब जाएगा, ये नॉर्मल, क्योंकि मदर वॉज यूज टू द हाइपर एक्टिव चाइल्ड। सो देयर कम्स द पार्ट ऑफ होम्योपैथी, हम इम्पल्सिस को सिर्फ कंट्रोल करेंगे, हम उसके कॉग्निशन के साथ द बिहेवियर पैटर्न्स, द थिंकिंग पावर, हम उसको। अच्छा मैम, ये सिर्फ बच्चों में ये प्रॉब्लम है, क्या ये बाय बर्थ है या फिर किसी भी एज में बाद में भी हो सकता है? सी दिस इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ये बच्चों में ज़्यादा फोकस में आता है क्योंकि बच्चा भाग दौड़ रहा है। देर आर केसेज ऑफ एडल्ट ADHD, मस्ट हैव सीन, आप अपने नियर बाय अपने प्लेसेस में देखते होगे, अ मैन फिजिटिंग कॉन्स्टेंटली, टांग चल रही है, लेग ऐसे चल रही है, अ मैन हु इज़ नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस, वो बहुत इम्पल्सिव है, वो कॉल आती है वो उठ के कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर आ रहा है। व्हाट इज दैट? दैट्स एन अनसॉल्व्ड childhood ADHD and converted itself into an adult ADHD. Now adults को they have this realization कि नहीं मुझे परफॉर्म करना है, ये तो जो, लेकिन वो एडल्ट ना पता क्या कहेगा हर हफ्ते आई नीड अ ब्रेक, या हर एवरी फोर्टनाइट आई नीड अ ब्रेक, कि मुझे तो कहीं जाना है, कि मुझे ये मोनोटोनस नहीं अच्छा लग रहा, इम्पल्सिस हैं, वो सडनली कुछ बोल जाएगा एंड देन द पर्सन विल से सॉरी टू यू। इट हैपन्स, ये हमारी अपनी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। अ पर्सन हु वाज टॉकिंग वेरी नाइसली सिटिंग विद यू एंड द सेकंड डे you got the news that he was driving rash. What was that impulse? So it is an unsolved ADHD which is an adult ADHD. ADHD के बारे में हमने बात की, और UTI पर भी मैम मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर बात करें, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन आजकल की फीमेल्स, चूँकि वर्किंग महिलाएं हैं, बाहर जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैम कॉमन हो गया है। UTI क्या है, कैसे हो जाता है, कैसे इसका प्रिवेंशन है, और क्योर क्या होम्योपैथी में भी है? See, again, talking about homeopathy and UTI is urinary tract infection. Generally ये acute होते हैं, but some females carry it because sensitivity of the vaginal part is too much. कई females को पुराना है, and मैंने अपने clinic setups पे UTI stress induced भी देखा है कि there is some sensation down there कि ऐसे लगता है UTI है, बट मैंने टेस्ट कराया तो कुछ नहीं निकला। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इचिंग, आई हैव बर्निंग सेंसेशन, बट कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आता। देन व्हाट अबाउट दैट? सो द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पार्ट, इट्स मोर सेंसिटिव। नाउ डे टू डे लाइफ में हम जब पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, क्लेनलीनेस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। आजकल पी सेफ जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट्स या किसी बहुत ही थरो पब्लिक वॉशरूम को यूज़ करके आए हैं, कम बैक होम, यू शुड क्लीन योर वेजाइना विद द वेजाइनल वॉशेज। एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स हैं वो यही होते हैं। देन थोड़े से भी सिम्टम आए, स्टार्ट ड्रिंकिंग फर्स्ट, अगेन प्राइमरी इज स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर फर्स्ट, पानी पियो।
अपने आप को पूरा का पूरा डिहाइड्रेट ना होने दो, वेट फॉर द सिम्टम अगर आते हैं तो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल डाउन देयर, एंड इफ यू इनकाउंटर सर्टन सिम्टम्स लाइक फीवर, बॉडी पेन्स, शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, शुड नॉट डिले इट. सो अब रही बात होम्योपैथी में, अगेन इट्स एन एक्यूट डिजीज. अगर एक्यूट प्रॉब्लम है, अगर एलोपैथी में उसका 5 डे का एंटीबायोटिक है, तो होम्योपैथी में 3 to 5 डेज का मेडिसिन है. इक्वलेंट, कोई टाइम नहीं लगेगा, सिम्टोमेटिकली रिलीफ आएगा. तो दिस कैन बी डन. मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं और होम्योपैथी को लेकर जिनके मन में कई सारे सवाल होंगे, उनको जरूर जवाब मिले होंगे. बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, लेकिन आखिर में मैं जरूर चाहूंगी, होम्योपैथी को लेकर जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीठी गोलियां हैं और इनसे कुछ नहीं होगा, उनको आप क्या मैसेज देंगी? So, most talked about मीठी गोलियां. First of all, मीठी गोलियां is not homeopathy. मीठी गोलियां is a way to dispense the medicine. Actual medicines are those drops which are the diluted medicines prepared through the processes, triturations and से किया जाता है. They are the very dilute doses. Yes, काफ़ी कड़वा है. So मीठी गोलियां is just the safe way to dispense the medicines. There is a generally लोग इसे placebo भी बोल देते हैं. I have heard Exactly, daily day to day. Yes. Okay, tell me one thing. अगर placebo है, placebo is like what? Placebo has a like psychological point of view है कि मैं medicine खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ. Okay, then what about that small सा बच्चा जो मम्मी की लैप में है, या एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा जिसके पेट में दर्द था, मम्मी आई, एग्जामिन किया, उस बच्चे के लिए मेडिसिन दी और तीसरे दिन वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था. वहाँ ये प्लेसिबो है? I don't think. I think the viewers got their answer. So no, it's not a placebo. It's an actual science. It works, but after the thorough case taking, it works beautifully. Trust, yes. Trust तो फिर हर पेशेंट अपने डॉक्टर पे करता ही है. बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बातचीत करके. आज होम्योपैथी का हमारा टॉपिक था और इस पर बहुत सारे सवालों के जवाब हमने डॉक्टर शैलजा से जाने. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much.